अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का जो है वो ऐलान हो गया है और पाकिस्तान के स्क्वाड में जो है वो दो तब्दीलियां की गई हैं। कौन सी दो तब्दीलियां, उसके बारे में दोस्तों आपको बताऊंगा। और साथ साथ बाबर आजम के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। बाबर आजम ने एक तारीखी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और साथ साथ दोस्तों नासिर हुसैन ने बाबर आजम के हवाले से बड़ी जबरदस्त बात की है। इसके बारे में बात करूंगा। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने दोस्ती की एक नई मिसाल कायम कर दी है। क्या मिसाल कायम की है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो अगर आप क्रिकेट के फैन पर पहली दफा आए हैं तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो सबसे पहली खबर की तरफ जाते हैं दोस्तों। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का जो है वो ऐलान हो गया है और उसमें जो है हसन अली की वापसी हुई है। हसन अली ने जो अभी पाकिस्तान कप खेला उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और उसके बाद जो है हसन अली की वापसी हुई है। और दूसरे प्लेयर जो है वो है कमरान गुलाम, जो पाकिस्तान कप में हाईएस्ट स्कोरर है, यानी कि टॉप स्कोरर है। और कमरान गुलाम डिजर्व करते थे पाकिस्तान की टेस्ट टीम में जगह बनाना, तो अब कमरान गुलाम को जगह मिली है अजहर अली की जगह पर। तो दोस्तों इन दो प्लेयर्स जो है वापस आए हैं, लेकिन एक दफा फिर मीर हमजा को इग्नोर किया गया है और मीर हमजा को पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं मिली। दोस्तों बड़े सवाल उठते हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड से 3-0 हार गया। मैं थोड़ी सी जरा इस पर बात लाजमी करना चाहूंगा क्योंकि मैं जरा कल इस पर बात नहीं कर सका था। तो मैं इस पर सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों कि पाकिस्तान जो है सीरीज जो हारा है, कौन है इसका कसूरवार। दोस्तों इस पर जो है वो बात करना बड़ी जरूरी है कि पाकिस्तान जो टेस्ट सीरीज हारा है इसका कसूरवार कौन है। सबसे पहले मैं दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कसूरवार जो है ये साबिक क्रिकेटर्स हैं जो हमेशा जो है पाकिस्तान की टीम की तो कोचिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन अंडर 19 अंडर 16 की कोचिंग करना नहीं पसंद करते, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े नाम हो। अब मैं यही बात करूं, मोहम्मद यूसुफ अगर अंडर 19 की कोचिंग करेंगे तो ज्यादा फायदा या पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेंगे। तो मोहम्मद यूसुफ जैसा नाम पाकिस्तान टीम की कोचिंग क्यों कर रहा है, अंडर 19 की कोचिंग क्यों नहीं कर रहा। यूनुस खान अंडर 19 की कोचिंग क्यों नहीं कर रहे, राशिद लतीफ अंडर 19 की कोचिंग क्यों नहीं कर रहे। एक डेढ़ लिस्ट है। मैं मिसबाह उल हक को देखता हूं, वो भी पाकिस्तान टीम की कोचिंग की तरफ जाते हैं। ये लोग क्यों नहीं डोमेस्टिक की टीम्स में आते, अंडर 19 लेवल पर क्यों नहीं आते और क्यों नहीं पाकिस्तान की अंडर 19 लेवल पे ये चीज ठीक करते। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बताऊं, 2015 का वर्ल्ड कप जब इंग्लैंड हारा तो उस टाइम इंग्लैंड ने जो है वो बेसबॉल क्रिकेट की एक सुनी थी अप्रोच। उस टाइम इंग्लैंड ने एक दफा बेसबॉल क्रिकेट का नाम लिया था और उस टाइम इंग्लैंड ने अपने जो है वो अंडर 19 अंडर 16 अंडर 13 लेवल पर जो है वो हार्ड हिटिंग जो है वो प्रैक्टिस शुरू की थी। और ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड ने 2015 के वर्ल्ड कप के बाद एक तैयारी शुरू कर दी है कि अब हमने क्रिकेट को अलग लेवल पर खेलना है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे इंग्लैंड ने इस सीरीज में आकर बताया कि बेसबॉल क्रिकेट क्या होती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया इंग्लैंड ने। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा मसला है तो वो मुझे जो लगता है वो यही है कि हम अंडर 19 अंडर 16 लेवल पर ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं तैयार करते जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेल सके। अब दूसरा दोस्तों, पाकिस्तान जो हारा है वर्ल्ड, ये जो अभी सीरीज हारा है, इसमें जो बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक ने जिस तरह के लेम एक्सक्यूजेस दिए हैं ना, मुझे तो हैरानगी होती है कि यार ये लोग किस तरह के कप्तान या कोच हैं। सवाल ये है कि बाबर आजम कहते हैं कि जी हमने फाइट अच्छी की है, हमने जो है वो 3-0 से हारे हैं लेकिन फाइट अच्छी की है। सकलैन मुश्ताक दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने जो 4 डेब्यूटेंट खिलाए हैं, हमें तो आप लोगों को तारीफ करनी चाहिए थी हमारी कि आप लोगों ने जबरदस्त फैसला किया, 4 डेब्यूटेंट खिलाए। फिर कह रहे हैं कि हमने कराची में, हमने लाहौर में भी फाइट की, पिंडी में भी फाइट की। तो इस तरह के लेम तरीन एक्सक्यूजेस दे रहे हैं जो किसी किस्म के एक्सक्यूज नहीं है। सिंपल बात यह है कि आप अपने घर में इंग्लैंड से जीत नहीं सके और आपने इस सीरीज को हल्का लिया। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड के लिए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टेक पर नहीं थी, हमारे लिए तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल स्टेक पर था। तो उस सूरत में क्या हमें यह चाहिए था कि हम 3 से 4 डेब्यूटेंट खिलाएं और ताकि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो जाए। जिस तरह की सकलैन मुश्ताक ने लेम एक्सक्यूज दिया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो हमने जो है 4 डेब्यूटेंट खिलाए हैं तो हमें इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए था। तो इस चीज पर आपको अप्रिशिएट करें कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए, यानी कि ये 3 टेस्ट मैच कितने इंपॉर्टेंट थे, आपकी सोच है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हमारे स्टेक पर था और आप कह रहे हैं जी हमने 4 डेब्यूटेंट खिलाए हैं।
सकलैन मुश्ताक जैसा बॉलर अगर ये बात करता है तो दोस्तों फिर अफसोस होता है पाकिस्तान की क्रिकेट में, मुझे अफसोस होता है इन साबिक क्रिकेटर्स पर कि ये किस तरह के क्रिकेटर्स हैं कि किस तरह के एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मुझ जैसा बंदा, हम जैसे बंदे जो आम बंदे हैं जिन्होंने ना कभी क्रिकेट खेली, ना कभी डोमेस्टिक सर्किट में खेली, क्लब लेवल पे भी हल्की फुल्की क्रिकेट खेली, उन लोगों को ये बात पता है कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किस अहमियत के हामिल है। तो इन लोगों को नहीं पता थी कि 4 डेब्यूटेंट खिला दिए, 5 डेब्यूटेंट खिला दिए। क्या करने थे इस सीरीज में 5 डेब्यूटेंट या 4 डेब्यूटेंट? हमें ये सीरीज जीतनी थी हर सूरत। 3-0 हमारे फेवर में ये रिजल्ट चाहिए था, लेकिन इंग्लैंड ने 3-0 ले लिया। तो ये मैं इस लॉजिक से, सॉरी टू से सकलैन मुश्ताक साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इस बात पर आपसे किसी सूरत सहमत नहीं। और आपकी मेहरबानी, आप इस तरह की अगर आपने बातें करनी होती है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने ना आया करें, ना आप इस तरह के इंटरव्यूज दिया करें, ताकि जो है वो जख्म पर नमक ना छिड़के। कम से कम एक तो हारते हो, ऊपर से हमारा दिल दुखता है, और फिर इस तरह की एक्सक्यूज देते हैं ना, दिल दुखता है। और दोस्तों मैं बताऊँ, बाबर आजम भी आए हैं, ठीक है हार गए हैं, लेकिन मैं बाबर आजम की भी जो अप्रोच मैंने देखी है ना, कोई इतनी अच्छी नहीं लगी, तो इस पर मुझे जरा दुख हुआ है। तो दोस्तों मैंने कहा जरा मैं इस पर पहले बात कर लूं। अब दोस्तों मैं जरा बात करता हूं पाकिस्तान के स्क्वाड पर। अगर मैं बात करूं तो मीर हमजा को इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, फवाद आलम के साथ एक दफा फिर ज्यादती की गई है, मुझे नहीं समझ आती इसका क्या कसूर है। तो इन दो प्लेयर्स का मैं खुसूसी तौर पर नाम इसलिए ले रहा हूं कि इन दो प्लेयर्स के साथ ज्यादती की गई है। उस्मान सलाहुद्दीन डोमेस्टिक में हजारों रन बनाए, लेकिन उस्मान सलाहुद्दीन को मौका नहीं मिला, सलमान अली आगा को एक और मौका दे दिया गया। तो ये मुझे नहीं समझ लगी, और मैं मीर हमजा के लिए एक दफा फिर कहूंगा कि ये खिलाड़ी इस सीरीज में डिजर्व करता था। अब तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मसला नहीं है, अब तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं। अब तो आप जितने यंगस्टर्स खिला सकते थे आप खिलाते, आप टेस्ट करते। अब इस सीरीज में हसन अली की जरूरत नहीं थी, मीर हमजा की जरूरत थी कि मीर हमजा खेलता, पता चलता कि मीर हमजा का क्या लेवल है, क्या मीर हमजा इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल सकता है, नहीं खेल सकता। ये सीरीज तो मीर हमजा को दे देनी चाहिए थी हर सूरत। तो मुझे नहीं समझ लगी कि अब इस सीरीज से हमने क्या लेना था कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से जब बाहर हो गए हैं, तो फिर ये मुझे बात नहीं समझ लगी दोस्तों। तो इस वजह से भी जो है वो ये बात नहीं समझ लगी किस तरह का स्क्वाड है कि आपने मीर हमजा को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। अगर किसी के पास कोई इसका जवाब है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दे कि मीर हमजा का कसूर क्या है। और दोस्तों बाबर आजम के लिए तो बड़ी जबरदस्त खुशखबरियां आई हैं। बाबर आजम नंबर 2 प्लेयर बन गए हैं आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में, जो अभी लेटेस्ट रैंकिंग आई है। मार्नस लबुशैन के बाद बाबर आजम नंबर 2 प्लेयर बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो एक दुनिया का वाहिद प्लेयर है जो T20 में, ओडीआई में और टेस्ट में टॉप 5 में आता है। तो हमारे मुल्क के लिए बड़े एजाज की बात है। और अगर टेस्ट का नंबर 1 प्लेयर बाबर आजम बन जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और बाबर आजम बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है वो बनाने के करीब है। तकरीबन बाबर आजम को अभी जो 2022 का सीजन है, इसमें बाबर आजम को अब तकरीबन 65 रन चाहिए। अगर बाबर आजम ने 65 रन बना लिए तो बाबर आजम मोहम्मद यूसुफ का 1 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे और दुनिया के, पाकिस्तान के पहले प्लेयर बन जाएंगे जो 1 साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर है। यानी कि 1 साल में कैलेंडर ईयर्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन जाएंगे बाबर आजम, अगर बाबर आजम 65 रन कर लेते हैं इस। और एक टेस्ट बाबर आजम के पास है, यानी कि 2 इनिंग्स हैं और तकरीबन 70 रन करना, जो मुझे लगता है बाबर आजम आसानी से कर लेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो दोस्तों बाबर आजम के लिए बड़ी जबरदस्त बात है। और नासिर हुसैन ने जिस तरह बाबर आजम की तारीफ की है कि वो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं तो हम ही जो है ना वो अपने प्लेयर्स को गिराते हैं। बाबर आजम एज अ प्लेयर कोई डाउट नहीं कि यार ये क्लासी प्लेयर है और एक नाम है बाबर आजम का। जिस तरह बाबर आजम कवर ड्राइव्स खेलते हैं, जिस तरह बाबर आजम क्रिकेट खेलते हैं। और दोस्तों बाबर आजम ने जिस तरह इस सीरीज में भी जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, एज अ प्लेयर उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। एज अ कैप्टन उन पर जो है क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस टाइम अगर मैं हकीकत में बात करूं तो बाबर आजम के बाद फिर आप अगर कोई कैप्टन देखते हो तो आपको कोई कैप्टन भी इस टाइम नजर नहीं आता। रिजवान परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, सरफराज की तरफ आप जाओगे नहीं किसी सूरत, तो फिर आप किसको कप्तान बनाओगे? क्या शान मसूद को कप्तान बनाओगे? तो शान मसूद को अभी टीम में जगह बनाने के लिए अभी बैठे हुए हैं। तो ये भी दोस्तों एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर बाबर आजम को हटाया जाता है तो फिर कैप्टन कौन बनेंगे? तो ये भी एक सवाल है। तो बाबर आजम पर जो बिला जवाब तनकीद है ये भी गलत है। बाबर आजम एज अ प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एज अ कैप्टन बाबर आजम को देखना पड़ेगा कि हमने क्या करना। और जो लोग बिला वजह बाबर आजम पर क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखें और इतने बड़े प्लेयर को, असासे को, पाकिस्तान के असासे को इस तरह अगर आप तनकीद करेंगे तो कल बाबर आजम जो है वो क्रिकेट ही ना कहीं छोड़ दें
रुसवा होकर और हम एक बहुत बड़े बैट्समैन से महरूम ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। लेकिन बाबर आजम को अपनी कप्तानी पर ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अग्रेसिव कैप्टनसी ही पाकिस्तान के लिए हमेशा फ़ायदेमंद रही है। कभी भी नेगेटिव कैप्टनसी, डिफेंसिव कैप्टनसी हमेशा पाकिस्तान को नुकसानदेह हुई है। और मैं ये बात करूँ, ये सीरीज़ जो हम रिसेंटली अगर मैं ये सीरीज हारे हैं, तो इस सीरीज में सबसे बड़ा फर्क अग्रेसिव और डिफेंसिव कैप्टनसी का नजर आया है कि बाबर आजम ने जिस तरह डिफेंसिव कैप्टनसी की है और बेन स्टोक्स ने जिस तरह अग्रेसिव कैप्टनसी की है, तो यही सबसे बड़ा फर्क था इस सीरीज में। अब दोस्तों जो एक खुशी की खबर है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो है शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और दोस्तों 24 दिसंबर को हारिस रऊफ जो है शादी कर रहे हैं, और उसके साथ शाहीन अफरीदी ने कहा कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और शाहीन अफरीदी और शाहिद खान अफरीदी की बेटी की शादी जो है 3 फरवरी को होगी कराची में। दोस्तों रुखसती जो है वो बाद में होगी, लेकिन शादी जो है, निकाह जो है शाहीन अफरीदी का, वो 3 फरवरी को होगा शाहिद खान अफरीदी की दूसरी बेटी अंशा अफरीदी के साथ, और कराची में ये तकरीब होगी दोस्तों। और मैं आपको बताता जाऊँ, शाहिद खान अफरीदी की बेटी की अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए जो है वो रुखसती लेट होगी। शाहीन अफरीदी शायद निकाह के बाद पीएसएल खेलेंगे, और मुझे लगता है पीएसएल के बाद जो है वो फिर शायद रुखसती हो। लेकिन 3 फरवरी को शाहिद खान अफरीदी की बेटी की शादी शाहीन अफरीदी के साथ होगी। तो मैंने कहा ये मैं अपने दोस्तों के साथ एक ज़बरदस्त खबर है ये शेयर करूं। हारिस रऊफ भी जो है वो 24 दिसंबर को शादी करने जा रहे हैं, तो एक बड़ी गुड न्यूज़ है। ये दोनों फास्ट बॉलर पाकिस्तान के असासे हैं, और दोनों की शादी जो है वो बहुत ही करीब है। हारिस रऊफ की तो बिल्कुल ही जो है वो तकरीबन 3-4 दिन रह गए हैं, और फिर उसके साथ साथ शाहीन अफरीदी की भी जो है वो तकरीबन 1-2 महीने बाद शादी होने वाली है। तो इन दोनों के लिए भी मैंने कहा एक अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं कि दोनों पाकिस्तान के साथ से शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।